अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो किसी न किसी हवाले से स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज दे रहे हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस हिना खान। ये डायरेक्टर हैं एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन सेटअप की, जो हैदराबाद में डेस्टिनेशन स्कूल के नाम से रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके सेटअप के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस हिना खान कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। जज़ाकल्लाह सर, बिल्कुल थैंक यू। तो मुझे आपको कहना चाहिए कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एक्चुअली अभी हम क्योंकि बिगनिंग स्टेज पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें ढूंढ लिया और आपने हमसे कांटेक्ट किया। थैंक यू सो मच। राइट, तो चले हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है, तो ये डेस्टिनेशन है क्या और कैसे इसका ख्याल आया आपको, और हैदराबाद में आप लोग किस जगह पे मौजूद हैं? जी, डेस्टिनेशन एक्चुअली एक स्कूल है मॉर्निंग में स्पेशल बच्चों का, और शाम में हमारे इंडिविजुअल सेशंस होते हैं जो कि तमाम थेरेपीज हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें स्पीच थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, क्लिनिकल असिस्टेंट होती है। तो ये तमाम थेरेपीज हम कंडक्ट करवाते हैं इवनिंग में। इसकी लोकेशन है कासमाबाद नियर टेक्निकल कॉलेज, और बड़ी इजी लोकेशन है। हमने कोशिश की है कि एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से सिटी, लतीफाबाद और कासमाबाद, ये जो हैदराबाद के मेन एरियाज हैं, इन तीनों को कवर कर सकें। और जहां तक इसका ख्याल आया, तो ख्याल से ज्यादा एक्चुअली इसकी जरूरत थी हैदराबाद में। जर्नी इसकी ज्यादा लंबी नहीं है, जर्नी इसकी थोड़ी छोटी है। एक्चुअली मेरा अपना बेटा था, डायग्नोज हुआ था वो तकरीबन 1.5 साल पे। ऑटिज्म के कुछ फीचर्स थे। अब मैंने हैदराबाद में बड़ी सर्च किया, इस तरह के कुछ प्रोफेशनल्स को ढूंढा, लेकिन मुझे गवर्नमेंट लेवल पे तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स मिले, लेकिन मुझे प्राइवेटली कुछ इतना खास हैदराबाद में मिले नहीं जहाँ पे बच्चों पे अच्छा काम किया जा सकता, अर्ली इंटरवेंशन। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ भी अपने बेटे को लेके गई, तो वहाँ पे सबने मुझे कहा आप बड़े टाइम से आपने डायग्नोज हो गया है, तो बहुत जल्दी बच्चा आपका, मैक्सिमम 1 साल लगेगा, बच्चा आपका इंशाल्लाह नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा। लेकिन बिलीव मी, प्रोफेशनल्स की कमी की वजह से या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की कमी की वजह से आज मेरा बेटा तकरीबन 5.5 साल का है, लेकिन वो आज भी नॉन वर्बल है। बिहेवियर उसके माशाल्लाह से बहुत मैनेज है, लेकिन क्योंकि बिहेवियर से मैं खुद काम कर रही हूँ, मैंने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, ऑनलाइन क्लासेस ली इसकी, ताकि मुझे खुद थोड़ा सा नो हाउ हो। और फिर मैंने इन तमाम मसाइल को देखते हुए, पेरेंट्स में मिलती रहती हूँ बहुत से, जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, तो मैंने जो रियलाइज किया वो ये रियलाइज किया कि हैदराबाद में इस तरह का सेटअप होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे मैं प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ। प्रोफेशनल्स भी शायद कुछ ढूंढ रहे थे ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो इजीली काम कर सके। अब मैं गवर्नमेंट सेटअप को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में जो बंदे होते हैं ना, प्रोफेशनल भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास बच्चों को फ्लो इतना होता है कि वो प्रॉपर जो उनका रिक्वायर्ड टाइम होता है ना, वो दे नहीं पाते हैं। तो इस सब में जो सफर कर रहे हैं ना, वो बच्चे सफर कर रहे हैं। उनका टाइम गुजर रहा है, जो जिस एज में उन पर अच्छा काम किया जाना चाहिए, वो टाइम अगर उनका गुजर गया, तो फिर उसके बाद मुझे बताइए रिकवरी के कितने चांसेस हैं। तो बस इन तमाम बातों को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे खुद एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए। और मैं उन तमाम पेरेंट्स को भी यही कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ धर के ना बैठ जाए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढो। मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है। एक मैंने मरकज बना दिया है इसको। अब ये अल्लाह ताला से बहुत दुआएं हैं मेरी, अपनी मेरी फुल एफर्ट्स मैं इसमें दूंगी, इंशाल्लाह दे रही हूँ कि मैं इसको चले बहुत आगे इंशाल्लाह तक हम पहुंचा। भी दुआ करेंगे आपके लिए कि आपके सेंटर की सक्सेस के लिए हम भी इंशाल्लाह दुआओं में शामिल हैं। और इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे इस सेंटर में आप किन चैलेंजेस वाले बच्चों को डील करेंगी, आपका क्या इरादा है और यहाँ कर रही हैं, और किस एज ग्रुप या एज ब्रैकेट जो है वो आपने फोकस रखा है? अच्छा, हमारा है कि हमने ऑटिज्म पे तो डेफिनेटली काम करना ही है, लेकिन ऑटिज्म के अलावा भी मल्टी डिजीजेस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह।
इसके अलावा जहाँ तक एज की बात आई तो एज की रिस्ट्रिक्शंस तो मैंने रखी है 14 ईयर्स, इसकी रेंज है 2 to 14 ईयर्स। मीन्स अर्ली इंटरवेंशन, मैंने फिर आपको बताया मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों का अर्ली इंटरवेंशन वाला टाइम गुजर जाए, तो सेकेंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 14 तक इंशाल्लाह हम से लेके जाएंगे। ओके। अच्छा, आपने शुरू में बोला कि हम असेसमेंट वगैरह भी, डायग्नोसिस यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल। अगर है तो वो कौन करता है? और कुछ बच्चे क्या आपके पास डायग्नोसिस के साथ भी आते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस अगर किसी सेंटर की या किसी जगह से वो लेके आते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है? बिल्कुल जी होती है। हमने कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ लोगों को कि अगर हमारे पास आ रहे हैं वो थेरेपी के लिए तो फिर हमसे ही असेसमेंट करवाएं। अगर उनके पास असेसमेंट रिपोर्ट मौजूद है तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, और अगर उनके पास असेसमेंट नहीं है और वो करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्लिनिकल असेसमेंट में प्रोफेशनल होते हैं, हम उन्हें कंसल्ट कर लेते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या इरादा है? 1-to-1 सेशंस तो मुझे आपने पहले बताया था कि 1-to-1 सेशंस तो हो रहे हैं, क्या हम्म। आगे इरादा है ग्रुप सेशंस और क्लासेस को बाकायदा चलाने का? वो किस तरह, थोड़ा अपने मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में जो आपके जहन में है या जिस पे आप काम कर रही हैं उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकें। एक्चुअली मैंने आपको बताया हमने 5 दिसंबर को इसकी इनॉग्रेशन की थी, तो अभी बस हमें एक हफ्ते पुराने ही हैं हम यहाँ पे। कुछ चीजें प्लान में हैं और कुछ चीजें हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो इस तरह के ग्रुप सेशन भी इंशाल्लाह प्लान में है, ये हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो स्टार्ट किए हैं हमने वो इंडिविजुअल सेशन ही किए हैं 1-to-1। लेकिन मैं इंशाल्लाह, मेरा पूरा माइंड है, मूड है, अल्लाह के हुक्म से अगर मुझे इस तरह के प्रोफेशनल मिल गए तो मैं इसको ग्रुप सेशन की तरफ भी लेके जाऊंगी। राइट। अच्छा, आपके पास यहाँ पे इस सेटअप में बच्चों के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल हो सकते हैं जो आपकी टीम में शामिल हैं, जो डिफरेंट तरह की थेरेपीज वगैरह, आपने बताया कि डिफरेंट थेरेपीज दे रहे हैं हम लोग, तो किस किस्म के प्रोफेशनल्स हैं? अगर हमारे व्यूअर्स को वो बता सकें ताकि उनको ज्यादा आइडिया हो सके कि यहाँ पे क्या प्रोफेशनल्स अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर मुझे प्लीज कर दीजिएगा कि आप मॉर्निंग के सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं स्कूल के या इंडिविजुअल सेशंस की? नहीं, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि चाहे वो मॉर्निंग का स्कूल हो, चाहे वो इंडिविजुअल थेरेपीज हो, ओवरऑल कौन कौन से प्रोफेशनल्स यहाँ पे बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे? जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम लोग करते हैं। यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट है हमारे पास, और तमाम हमने क्वालिफाइड लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास बिहेवियर थेरेपिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, पेरेंटिंग काउंसलिंग हमारे पास की जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास है। तो इस तरह की जो भी थेरेपीज होती हैं वो तमाम मैंने कोशिश की है कि एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं। तो जब आप हायर कर रही थी या मुख्तलिफ प्रोफेशनल से राब्ता कर रही थी, तो कैसे आपने उन हायर किया? एक्सपीरियंस देख के हायर किया? उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपर्टीज, आप अपने प्रोफेशनल्स में क्या चीजें देखते हुए उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं? जो मैंने चीजें देखी वो एक सबसे मेन चीज थी उनकी क्वालिफिकेशन, और उसके बाद उनका एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। जो बंदा जितना एक्सपीरियंस होगा उसका डेफिनेटली वो बच्चों पे ग्रिप उसकी बहुत अच्छी होगी। एक्चुअली हमारे पास जो प्रॉब्लम है मोस्टली आ रही है, हैदराबाद एक बहुत छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। कराची के मुकाबले में बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ पे प्रोफेशनल्स की भी बहुत कमी है। कमी यूं है कि कराची में इसकी यूनिवर्सिटी है, ज़ियाउद्दीन भी है, कराची यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है ये सब, लेकिन हैदराबाद में इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है डेफिनेटली। तो हमारे पास प्रोफेशनल की भी बहुत कमी है। जो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं वो कराची से ही आ रहे हैं मोस्टली, और शायद वो भी इस वजह से आ रहे हैं या तो उनकी रेजिडेंस है हैदराबाद में, शायद मतलब टिप्स में कह सकती हूँ मैं, या फिर वो कोई उनको अच्छी बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है, इस सूरत में आए हैं। प्रोफेशनल हमारे पास हैदराबाद में बहुत कम है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं कराची से भी हायरिंग करूँ। तो अभी मैं कांटेक्ट में हूँ, कराची से भी थेरेपिस्ट लेके आना चाह रही हूँ, लेकिन फिलहाल हमारे पास हैदराबाद में जितने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ हमने सब हायर कर लिया है माशाल्लाह से। राइट। तो आपने थोड़ा सा अपना जिक्र किया, तो हम जानना चाहेंगे कि आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं? अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है, या आप बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इस सेटअप को
डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ लेके रन करेंगी? नहीं, मैं प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तो इस फील्ड की बंदी भी नहीं थी। मैं खुद हूँ मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, और मैं एमबीए कर रही थी फाइनेंस में। बस फिर मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया, तो मैंने उसको बीच में फ्रीज करवा दिए। 2 सेमेस्टर मैंने अपने फ्रीज करवा दिए कि इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने मौका दिया और हालात इस तरह के बने तो मैं कंटिन्यू करूंगी। लेकिन मैं सोचती हूँ अब मैं इससे कंटिन्यू नहीं करूंगी। एक्चुअली मैं आऊंगी स्पेशल एजुकेशन की तरफ या स्पीच की तरफ आऊंगी। ये दो मेरी फील्ड है। अच्छा, सेकंड आपने इंशाल्लाह, और सेकंड आपने क्वेश्चन किया कि मैंने मेरी अपनी मैं प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं ऑनलाइन, ओके लेकिन वो मैंने इम्प्लीमेंट के लिए नहीं किए। वो मैंने नॉलेज के लिए किए, क्योंकि अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो डेफिनेटली मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो मैं इन तमाम एरियाज पे जिन पे काम कर रही हूँ उन तमाम की ट्रेनिंग्स ले चुकी हूँ, ताकि मैं इसको प्रॉपरली वर्क कर सकूँ। अच्छा, मुख्तलिफ स्कूल्स या सेंटर्स अपनी कोई खसूसियत जरूर बयान कर रहे होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेंटर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या मुनफरिद खसूसियत रखना चाहेंगी, या आपके जहन में है कि कैसा सेटअप हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप्स जो हैं किसी न किसी हद तक हैदराबाद में उनसे थोड़ा मुमताज हो सके या डिफरेंट हो सके? तो आपके जहन में क्या है? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का मेरा एक ही मकसद था, एक्सेप्टेंस, जो कि हमें नहीं मिल रही। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे लेवल पे बना हुआ है, और पेरेंट्स उससे बहुत सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन उनका भी एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से आगे वो बच्चे नहीं लेते हैं। मीन्स बहुत ज्यादा हाइपर बच्चे नहीं लेते हैं, इम्पल्सिव बच्चे नहीं लेते हैं। डेफिनेटली जो उनकी पॉलिसी है उसे फॉलो करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कि अगर स्पेशल बच्चा एक स्पेशल स्कूल नहीं जाएगा, मेन स्ट्रीम भी नहीं जा सकता, तो फिर आखिर वो कहाँ जाएगा? तो ये मेरे लिए मैंने एक ऐसी प्लेटफॉर्म बना दिया है, ये एक्सेप्टेंस है। हमें हर बच्चे को एक्सेप्ट करना है, और इंशाल्लाह उसे काम करके एक उस पे काम करके इसे इस मुआशरे का एक नॉर्मल इंसान बनाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो आप स्टाफ हायर कर लिया आपने, वो क्वालिफाइड है, ट्रेंड है और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस फील्ड में रेगुलर उसकी ट्रेनिंग अपडेट, और क्योंकि नई रिसर्चेस भी आती रहती हैं, तो उसको जो आपके ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी एजुकेशनल अपडेट की भी जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की अपडेट की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जी दिन में है कि आप किस तरह काम करेंगे? जी हाँ, हम ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि ये तमाम ट्रेनिंग्स प्रोफेशनल्स को करवाते रहते हैं। तो मैं भी अपने प्रोफेशनल्स के लिए इस बारे में बड़ी टची हूँ कि जो भी ट्रेनिंग हो वो बिल्कुल इन्हें अवेल करवाऊँ, ताकि ये भी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होगी चले। राइट। अच्छा, ट्रेनिंग की जहां जरूरत प्रोफेशनल्स को पड़ती है वहां पे पेरेंट्स को गाइडेंस और ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है, खासतौर बिल्कुल, जो छोटे शहर हैं वहां पे और ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूर। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स कम है, तो अवेयरनेस भी रिलेटिवली कम है। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे भी आप जोर देंगी, और उस तरफ क्या इरादा है आपका? अच्छा, क्राइटेरिया की आपने बात की थी, ये उसी से रिलेटेड मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूंगी। मेरा क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि मैं उन पेरेंट्स को के बच्चों को लेती हूँ जो कि मेरे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करने से मुराद ये है कि जो मेरे साथ मिलके बच्चे पे काम करे। क्योंकि बच्चा अगर 4 घंटे के लिए स्कूल आ रहा है या आधे घंटे का सेशन ले रहा है, तो इसमें रिकवरी के चांसेस वो नहीं होंगे जब तक हमारे साथ पेरेंट का कंट्रीब्यूशन ना हो। तो मैं फर्स्ट टाइम ही ये बात कह देती हूँ तमाम पेरेंट्स से कि अगर आप मुझसे कमिटमेंट करते हैं, हमारे दिए हुए होम प्लान पे चलते हैं आप, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बच्चे का एडमिशन एक्सेप्ट करती हूँ। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम स्कूल में ही 4 घंटे में तमाम काम बच्चे पे कर देंगे और आपका बच्चा बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस मेरा क्राइटेरिया है, मेरी एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से यही रहती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करें, लेकिन प्लीज उनके साथ मिलके काम करें, उन्हें देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, बच्चे पे क्या गोल सेट किए हैं और वो गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो होम प्लान पे अमल करवाना मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है मेरी नजर में। राइट। अच्छा, पेरेंट्स
ये भी कह रहे होते हैं कि हमें सेशंस जो हैं वो ऑब्जर्व करने दें। बहुत से कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं कि वो सेशन भी ऑब्जर्व करने में उनको प्रॉब्लम होती है या रुकावट समझते हैं। तो आप बिल्कुल का बातों से तो मैं ये समझा हूं कि मतलब पेरेंट्स को ऑब्जर्व करने की किसी हद तक या उनकी इजाजत होगी, या उसका कोई आपके जहन में है कि उसको किस तरह ले। बिल्कुल 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 सही समझ रहे हैं आप। मेरी तरफ से इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए मदर, मैं इन तमाम बातों को समझती हूँ। तो मैंने ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है और ना मैं रखूंगी। अगर पेरेंट चाहता है कि वो वन टू वन सेशन में मौजूद हो तो बिल्कुल वो मौजूद हो सकता है। अगर वो ऑन कैमरा बैठ के ऑब्जर्व करना चाहता है, वो मतलब उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं बच्चे के साथ हूँगा तो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस सूरत में हमने उन्हें कैमरा एक्सेस दिया हुआ है ताकि वो कैमरे में बैठ के बच्चे को ऑब्जर्व करें। राइट। अच्छा, फिजिकली तो आपके पास बच्चे आ रहे होंगे, आएंगे, तो ऑनलाइन सर्विसेज भी आप दे रहे हैं थेरेपीज की, उस तरफ भी आपकी तवज्जो है? अच्छा, ऑनलाइन थेरेपीज की जरूरत मैं समझती हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिनेरियो हैदराबाद में कुछ ऐसा है कि बच्चों की सिटिंग टॉलरेंस नहीं होती, बच्चों को आई कांटेक्ट डेवलप नहीं हुआ। ये तमाम चीजें ऑनलाइन सेशंस में हो नहीं पाती हैं। इसके लिए बच्चे का फिजिकल होना बहुत जरूरी है थेरेपिस्ट के साथ। तो अभी फिलहाल हमने ऑनलाइन सेशन पे काम नहीं किया। अगर हम इस कैटेगरी तक पहुंच जाते हैं कि हमारे पास या जो भी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनका बच्चा ऑनलाइन सेशन लेने की एबिलिटी उसमें मौजूद है, तो डेफिनेटली हम उसे जरूर प्रोवाइड करेंगे। राइट। अच्छा, अब एक मेन क्वेश्चन जो पेरेंट्स जिसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पूछने में कि हम्म, आपके स्कूल की और जो मॉर्निंग में स्कूल है उसका और थेरेपीज वगैरह के सेशन की फी या कॉस्ट वो किस तरह है, क्या है, उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें कुछ। जी हाँ, इसमें हाइड करने की तो कोई बात नहीं है। मैंने बड़ी नॉमिनल सी फीस रखी है इसकी। ऑनलाइन सॉरी, फिजिकल सेशन, वन टू वन सेशन जितने भी हमारे हैं, मैंने उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी, मैं नहीं समझती हूँ हैदराबाद में सब कोई इतनी कम फीस चार्ज कर रहा होगा। मैंने 1000 रुपीज के स्टार्ट किए हैं और स्पीच के भी मैंने इसी तरह स्टार्ट किए हैं। बिहेवियर के भी 1000 है। हाँ, क्लिनिकल असेसमेंट है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसके असेसमेंट के लिए 4 डेज चाहिए होते हैं। नॉर्मली कुछ थेरेपिस्ट इस तरह भी कर रहे हैं क्लिनिकल असेसमेंट के, वो 1 डे में ही बच्चे की असेसमेंट बना के दे देते हैं रिपोर्ट। लेकिन मैं समझती हूँ और मेरी और क्लिनिकल असेसमेंट जो हमारी करते हैं सर, उनसे भी यही डिस्कशन हुई है कि एक बच्चे में, एक दिन में हम एक बच्चे को किसी तरह जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उस दिन उसका मे भी किसी वजह से वो अपने बिहेवियर शो कर रहा हो, टेंट्रम शो कर रहा हो। अब हम उन चीजों को देखते हुए बच्चे को कैसे रिपोर्ट फाइनल करके दे सकते हैं। तो हमने 4 डेज रखे हैं। 4 डेज उसकी असेसमेंट होती है, 4 टेस्ट अप्लाई होते हैं इस पे, उसके बाद हम उसकी असेसमेंट करते हैं। तो उसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा है, लेकिन बाकी तमाम चार्जेस 1000 हमने रखे हैं। राइट, ये तो आपने क्लियरली बता दिया। अच्छा, एक चीज जो छोटे शहरों में शायद ज्यादा उस चीज का वास्ता पड़ता हो आप लोगों को कि हम्म, जो लैंग्वेज है यूज होती इन बच्चों के लिए, जिस तरह एबनॉर्मल बच्चे और मेंटली रिटार्डेड और इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है अभी भी पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे। अब नए नए टर्म्स आ गए हैं, नई नई फ्रेजेस आ गए हैं, न्यूरो डाइवर्जन, नॉन टिपिकल, टिपिकल। तो अब क्या आप समझती हैं कि इन लफ्जों के इस्तेमाल से फर्क भी पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप इन पेरेंट्स के दिल का हाल नहीं जान सकते कि इनके दिल पे क्या गुजरती है जब आप इन पेरेंट्स को बच्चे के हवाले से कुछ भी कोई सख्त जुमला कहते हैं। तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि इन बच्चों के लिए ऐसे कोई हार्श वर्ड्स यूज ना किए जाएं जो कि इनके पेरेंट्स को बुरा लगे या वो कुछ महसूस करें। मैं रिक्वेस्ट भी यही करती हूँ कि इन पेरेंट्स को, स्पेशली बच्चों को तो अभी समझ ही नहीं है, तो इन पेरेंट्स के लिए प्लीज इस तरह के कोई वर्ड्स यूज ना करें। राइट। अच्छा, आप क्या समझती हैं वैसे ओवरऑल, क्योंकि आप एक पेरेंट्स कम प्रोफेशनल बन रही हैं, तो जो बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं उनमें आप ओवरऑल किस चीज़ की कमी महसूस करती हैं कि इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है?
प्रोफेशनल्स को खुद पे? हैदराबाद में एक चीज जो मैंने देखी है, ये मैंने चीज देखी है, इस्लामाबाद में बहुत है, हैदराबाद में बहुत कम अभी आ रही है ये। इस्लामाबाद का अगर मैं कुछ सेंटर्स का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बड़ी उन्हें पसंद करती हूँ उन लोगों को। वो बच्चे के साथ काम करने में सबसे पहले पेयरिंग बनाते हैं बच्चे से। और यहाँ पे हैदराबाद में ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब बच्चा बिठा के और बस वो सेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली जब तक बच्चे की पेयरिंग आप थेरेपिस्ट के साथ नहीं होगी, बच्चा आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। ये एक नॉर्मल बच्चा भी जब तक आपको पहचानेगा नहीं, वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। और फिर ये तो डेफिनेटली इनके साथ तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। तो मैं भी उन लोगों से यही कहूंगी कि पहले आप बच्चे से पेयरिंग डेवलप करें। बहुत अच्छे अच्छे और बड़े क्वालिफाइड मैंने थेरेपिस्ट भी फील्ड में देख लिए हैं, हैदराबाद में स्पेशली, कि वो पेयरिंग को कोई मार्जिन ही नहीं देते। मतलब उनकी नज़र में काउंटेबल ही नहीं है पेयरिंग। जबकि मैं समझती हूँ कि पेयरिंग हमारी बेस है। तो प्लीज बच्चे से पेयरिंग करें, पेयरिंग के बाद बच्चा आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आपके ने बच्चे के लिए जो बाउंड्रीज बनाई हैं या जो गोल सेट किए हैं वो तमाम वो अचीव करेगा, लेकिन सबसे पहले आप अपनी पेयरिंग डेवलप करें। राइट, जी बिल्कुल, पेयरिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं है, ये थोड़ा बिल्कुल टर्म प्रोसेस है। और उसमें पेयरिंग तो वन ऑफ द बेसिक फैक्टर्स है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज जो पीछे शायद रह गई, कि आपके सेंटर्स में जिस तरह डिफरेंट थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह चल रही हैं होंगी, और हमने देखा है कि इसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, खासतौर पर ओटी के लिए डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो इक्विपमेंट वगैरह जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और दूसरी थेरेपीज में यूज होता है, वो आपके सेंटर में, आपके स्कूल में रेडिली अवेलेबल है? बिल्कुल है। एक्चुअली हैदराबाद में मैंने एक चीज देखी थी जो हैदराबाद में मिसिंग थी, वो था सेंसरी रूम। हैदराबाद में जो भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनके पास सेंसरी रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि मैं समझती हूँ कि बच्चे के 50% प्रॉब्लम्स सेंसरी इश्यूज से सॉल्व रिजॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने इसी चीज को देखते हुए एक सेंसरी रूम, ओटी रूम डेवलप किया है जिसमें तमाम चीजें हैं। और मैं समझती हूँ कि ये हैदराबाद में फर्स्ट टाइम है हमारा सेंसरी रूम जो बना है, और इसमें वो तमाम इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा भी जब हम किसी बच्चे को असेस करते हैं, असेसमेंट होती है और उसका प्लान बनता है, तो मैंने थेरेपिस्ट से हमारी कमिटमेंट हुई है कि प्लान बना के पहले वो हमसे डिस्कस करते हैं कि इनके ऊपर बच्चे पे किन किन चीज़ों पे लैग कर रहा है और किन चीज़ों पे काम करना है। उसमें अगर कोई इक्विपमेंट कम है तो हम वो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रोवाइड करती है, फिर बच्चे पे काम शुरू किया जाता है, फिर उसकी थेरेपी स्टार्ट होती है। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन, हमारे तकरीबन सारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। एक क्वेश्चन जो हम पूछना चाहेंगे वो ये है कि जब पेरेंट्स किसी सेंटर को अपने बच्चों के लिए तलाश कर रहे हों या फाइनल कर रहे हों, तो उनको एक सेंटर में क्या चीजें देखनी चाहिए, जिसके बेस बना के वो उस सेंटर को फाइनल कर सकते हैं या अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं? उनको क्या चीज देखनी चाहिए? सिक्योरिटी, बच्चे की सिक्योरिटी देखनी चाहिए कि बच्चा आपका वहां पे कितना सिक्योर है। और सेकंड जो आपको देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि बच्चे के साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है। ये दो चीजें हैं जिन पे मैं समझती हूँ हैदराबाद में कुछ ऐसी भी वाकयात सामने आए हैं कि जिनमें बच्चों के साथ ये मसाइल मैंने देखे हैं। तो इसीलिए मैं हैदराबाद के लोगों से स्पेशली कहूंगी कि जहाँ भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, एटलीस्ट इन चीज़ों पर जरूर नजर रखें। क्योंकि ये प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें मोस्टली बच्चे नॉन वर्बल होते हैं। तो ये बच्चे बता नहीं सकते कि इनके साथ क्या हुआ है क्लास में या ड्यूरिंग सेशंस में। तो प्लीज जहाँ भी भेजें अपने बच्चों को, कोशिश करें कि पेरेंट्स की मौजूदगी में तमाम सेशंस कंडक्ट हों, ताकि हमें कहीं भी बच्चों के बारे में इस तरह की कोई बात सुनने का मौका ही ना मिले। एक्चुअली मैंने सोचा था कि आपकी तरफ से जब ये ऑफर आई कि मैं अभी तो इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं इस तरह का कोई इंटरव्यू दे सकूं, क्योंकि अब तक आप माशाल्लाह से जितने भी इंटरव्यूज कर चुके हैं वो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जो कि काफी टाइम से चल रही हैं, कराची में, इस्लामाबाद में।
हम चूंकि बिल्कुल न्यूली एक न्यू बोर्न बेबी कह सकते हैं आप, हम जस्ट अभी एक हफ्ता ही हुआ है हमें आए हुए, तो मुझे ये इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं बताऊंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हैदराबाद में ऐसा एक सेटअप आ चुका है और लोग एतमाद के साथ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अब उन्हें कराची या किसी और सिटी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मोस्टली मैंने लोगों में, पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम भी देखी है कि बच्चे इसलिए भी सफर कर रहे होते हैं कि उन लोगों का अपना फाइनेंशियली सेटअप ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ सिटी मूव नहीं कर सकते, या वीकली ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक भी नहीं जा सकते। तो इस सब में भी बच्चे का टाइम लूज हो रहा है। तो मैंने इसी चीज को देखते हुए ये हैदराबाद में इस सेंटर का की बुनियाद रख दी है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान से जितने अच्छे प्रोफेशनल्स हमें मिल सके, हम वो इस प्लेटफॉर्म पे लाके जमा करें, ताकि हैदराबाद वालों को किसी और शहर की तरफ देखना की जरूरत ना पड़े। आपका म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। जी, इंशाल्लाह आपकी सक्सेस के लिए हम दुआ गो हैं, और हमारी कोशिश है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं सेंटर्स, उनके बारे में लोगों को किसी हद तक पता भी है, और ख़ासतौर पे जो छोटे शहर हैं उनमें वैसे भी ये फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो हम ये चाहेंगे, चाहे वो न्यू सेटअप हो, चाहे वो पुराना सेटअप हो, इन छोटे सिटीज़ में हम उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करें। और मैं आपके चैनल के थ्रू भी तमाम प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें प्लीज ज्वाइन करें और इस कॉज में हमारी मदद करें। इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेके जाने की मेरी ख्वाहिश है। तो प्लीज उन तमाम लोगों से मैं कांटेक्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे साथ मिलके इस कॉज में मेरे साथ चलें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और इन्हीं टिप्स और सजेशन के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, और हम दोबारा मिस हिना का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने टाइम निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हैदराबाद के लोगों के लिए और जो ऐसे सेंटर्स को अपने बच्चों के लिए तलाश कर रहे होते हैं उनके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एंड थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वॉचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Services we are providing: speech therapy, behavior therapy, sensory integration therapy, self-help skills, academics, remedial therapies for learning disabilities, occupational therapy, physiotherapy, individual education plan, disorders, autism and autism spectrum disorders, and ADHD, hearing impairment, children with behavior problem, intellectual disability and Down syndrome, development disabilities, children with delayed milestones walk, speech and socialization, slow learner, children repeating the class and failing tests and exams, learning disabilities and difficulties, dyslexia, dyspraxia, dyscalculia, and dysgraphia, sensory processing disorder,